आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलेंगे इस्लामिक न्याय शास्त्र यानी इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िक़्ह की कहानी यानी दैवीय कानून की मानवीय खोज। तो एक सवाल सोचते हैं कि 1400 साल पुराना एक पवित्र ग्रंथ आज की 21वीं सदी की जिंदगी को कैसे गाइड कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। और बस इसी सवाल के जवाब की कोशिश का नाम है फ़िक़्ह। ये आस्था और आधुनिकता के बीच का एक मुख्य चैलेंज है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियाद में चलते हैं। दैवीय कानून और मानवीय समझ के इस रिश्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शरिया, ये शब्द तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, लेकिन असली कहानी शरिया से थोड़ी आगे की है। असली कहानी इस बात में है कि इसे समझा कैसे जाता है, लागू कैसे किया जाता है, और बस यहीं पर फ़िक़्ह का रोल बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये शरिया और फ़िक़्ह के बीच के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है शरिया, जिसे आप एक डिवाइन ब्लूप्रिंट, एक दैवीय नक्शा समझ सकते हैं। ये कुरान और सुन्नत से मिला है, इसलिए इसे अपरिवर्तनीय और अचूक माना जाता है। और दूसरी तरफ है फ़िक़्ह। ये उस डिवाइन ब्लूप्रिंट की इंसानी समझ है। इसे न्यायविदों यानी कानून के जानकारों द्वारा निकाला जाता है, और क्योंकि ये एक इंसानी कोशिश है तो जाहिर है ये बदल भी सकता है और इसमें गलती की गुंजाइश भी होती है। तो फ़िक़्ह है क्या आखिर में? ये एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है गहरी समझ। सिर्फ समझ नहीं, गहरी समझ। तो टेक्निकली ये इस्लामिक स्रोतों से कानूनी नियम निकालने का एक पूरा इंसानी प्रोसेस है। ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि कानून को समझने का एक बौद्धिक सफ़र है, एक खोज है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्यों आखिर फ़िक़्ह जैसे एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी? चलिए इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं। सोचिए, शुरुआती मुस्लिम समुदाय फैल रहा था, नए इलाकों में जा रहा था, नई संस्कृतियाँ, नई परिस्थितियाँ सामने आ रही थीं, और इसके साथ ही सामने आ रहे थे नए सवाल, ऐसे सवाल जिनका सीधा सीधा जवाब कुरान में मौजूद नहीं था। तो उस वक्त एक औपचारिक तरीके की, एक मेथोडोलॉजी की ज़रूरत महसूस हुई। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि फ़िक़्ह कैसे विकसित हुआ। पैगंबर के समय में तो सीधा मार्गदर्शन था, उनके बाद उनके साथियों यानी सहाबा ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर चीज़ों की व्याख्या की। फिर आया इसका स्वर्ण युग लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, जब बड़े बड़े न्यायशास्त्री स्कूल बने, और ये प्रक्रिया रुकी नहीं, ये आज तक अलग अलग रूपों में चलती आ रही है। तो अब सवाल ये है कि एक इस्लामी न्यायविद या एक विद्वान इन नियमों तक पहुंचता कैसे है? उनके पास क्या टूल्स होते हैं, क्या टूल किट है उनका? एक न्यायविद के टूल किट में आप कह सकते हैं 4 मुख्य स्रोत होते हैं, एक क्रम में, एक के बाद एक। सबसे पहले नंबर 1 है कुरान, जो कि सर्वोच्च स्रोत है। उसके बाद आती है सुन्नत यानी पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं और उनकी जिंदगी। फिर आता है इजमा यानी उस मुद्दे पर विद्वानों की आम सहमति। और आखिर में अगर इन सबसे भी बात न बने तो इस्तेमाल होता है कियास यानी सादृश्य तर्क, जिसमें पुराने नियमों को नई समान परिस्थितियों पर लागू किया जाता है। तो इस सब का मकसद क्या है? एक फ़क़ीह यानी एक न्यायविद का अंतिम लक्ष्य यही है कि इन सारे उपकरणों को इस्तेमाल करके ये समझा जाए कि पूजा पाठ से लेकर सामाजिक कानूनों तक अलग अलग मामलों पर ईश्वर की इच्छा क्या हो सकती है। ये एक कोशिश है उस इच्छा को समझने की। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरी मानवीय प्रक्रिया आखिर अलग अलग मतों और औपचारिक स्कूलों में कैसे विकसित हुई। देखिए, क्योंकि फ़िक़्ह एक इंसानी, एक बौद्धिक कोशिश है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर बैठे विद्वान एक ही स्रोत से अलग अलग नतीजे निकालें। और ये बौद्धिक विविधता फ़िक़्ह परंपरा का एक स्वीकृत और महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी विविधता का नतीजा आगे चलकर कई बड़े स्कूलों या मजहब के रूप में सामने आया। सुन्नी इस्लाम में 4 प्रमुख स्कूल हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़ई और हम्बली। शिया इस्लाम में जाफरी और जैदी स्कूल हैं, और खारजी इस्लाम में इबादी स्कूल है। और ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि इन स्कूलों का असर असल दुनिया में कहाँ-कहाँ है। जैसे हनीफी स्कूल तुर्की और दक्षिण एशिया में बहुत आम है, तो वहीं मालिकी स्कूल उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में। इससे पता चलता है कि कैसे फ़िक़्ह ने स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलकर विकास किया है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी खंड की तरफ चलते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि फ़िक़्ह का असर आज की दुनिया पर क्या है
और इसकी विरासत कितनी हैरान करने वाली है। ये जानकर काफ़ी हैरानी हो सकती है कि सदियों पहले इस्लामी फ़िक़्ह में विकसित हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स का आज के आधुनिक कानूनी और वित्तीय सिस्टम से, खासकर पश्चिमी संस्थानों से, एक गहरा संबंध है। चलिए एक जानी पहचानी बिल्कुल आधुनिक अवधारणा को लेते हैं, ट्रस्ट फंड, जिसमें किसी की संपत्ति एक ट्रस्टी के पास एक लाभार्थी के लिए रखी जाती है। अब जरा सोचिए, ये अवधारणा इस्लामी कानूनी संस्था वक्फ से कितनी मिलती जुलती है। वक्फ यानी एक धर्मार्थ बंदोबस्ती जो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई। कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि वक्फ की संस्था ने ही पश्चिम में ट्रस्ट कानून के विकास को प्रभावित किया होगा। और आखिर में 12वीं सदी के एक विद्वान अबू हफ्स उमर अल-निसाफी का ये उदाहरण, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं, हमारा स्कूल सही है पर इसमें गलती की गुंजाइश है, और दूसरा स्कूल गलत है पर उसके सही होने की भी गुंजाइश है। ये एक लाइन फ़िक़्ह की पूरी परंपरा के दिल में बसी बौद्धिक विनम्रता और विविधता के लिए सम्मान को पूरी तरह से दर्शाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज एक कभी ना खत्म होने वाला सफ़र है।